नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका अपने वर्ल्ड अवेयरनेस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, जिसमें अभी हमने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, जिसमें हमारे पास टीचिंग जो एग्ज़ाम है उसमें पीजीटी लेवल के, टीजीटी और बहुत सारी वैकेंसी है, जिसमें से आज हम प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चनों की जो पीछे पीवाई क्यों रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कौन से, कॉमर्स के जो पीवाई क्यों हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, विच ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर पीछे आने वाले सालों में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें इसके जो सेक्टर है उनकी क्लियर पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में बैंकिंग, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर एंड डी ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। तो हमें कौन सा बताना है जो इंक्लूडेड नहीं है, नोट इंक्लूडेड वाला बताना है। तो नोट इंक्लूडेड की बात करें तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ऐसा है जो हमारा कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर है। हमें पता है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट ये सारे के सारे किस में आते हैं, टेरिटरी सेक्टर में आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में कौन सी इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें अगर हम पढ़ें तो हमें पता है कि बिजनेस को दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। टू टाइप्स होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन किया गया है फर्दर 3 सेक्टर्स में। सबसे पहले हमारे पास कौन सा रहता है, प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहले क्या रहेगा हमारे पास, सबसे पहले रहेगा हमारे पास कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी जो सेक्टर रहेगा उसमें क्या होता है कि वो एक्टिविटी शामिल की जाती है जिसमें हमारे पास रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मेन बात आती है। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हमें यहीं से पता लगेगा जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जो हमारे डायरेक्ट रूप से नेचर से रिलेटेड हो या फिर हम उससे दोबारा से क्या करवा सके, प्रोडक्ट बना सके। जैसे कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमारे लिए क्या है, जो हमारे डायरेक्ट रूप से क्या है, नेचर से रिलेटेड होते हैं। कोई भी प्लांट है, कोई भी हमारे पास फिशरिंग करना, ये जो पार्ट होते हैं वो हमारे किस में रहेंगे, प्राइमरी सेक्टर्स में हम इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। सेकेंडरी में एक ही वर्ड आपको याद करना है जहां पर हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। जहां पर हम कुछ मटेरियल को यूज करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, उससे कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगा, फर्दर उससे कुछ ना कुछ बनकर आएगा। फोरकास्टिंग, मतलब हम बोल सकते हैं जिससे हमारे पास रिप्रोडक्शन के एक्टिविटीज या फिर जो इंडस्ट्री यूनिट्स को हेल्प करती है, जो इंडस्ट्री यूनिट बनकर आएगी, मतलब उससे कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इसमें एक वर्ड याद कर रखना है आपको, क्या, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग पूछा जाता है ज्यादातर सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। और टेरिटरी सेक्टर की बात करें तो इसमें किसको शामिल किया जाता है, टेरिटरी सेक्टर वो होता है जो हेल्प करता है किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी को। भाई प्राइमरी जो एक्टिविटी है या प्राइमरी जो सेक्टर है या सेकेंडरी जो सेक्टर है उसमें जो एक्टिविटी शामिल होती है उनको हेल्प करता है। अब हमें पता है कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो हमें देता है, जो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो सर्विस किस में आती है, हमारे पास टेरिटरी सेक्टर में आएगी, सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। अब प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो सेकेंडरी पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग ऐसे भी नहीं हो सकती, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारी ऐसी हमें क्या दी जाती है, सर्विसेज की हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो किस में शामिल की जाएगी, हमारे पास टेरिटरी सेक्टर में। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्टिविटी कौन से सेक्टर में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसमें क्या है कि हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी क्या नहीं करवाई जा सकती, क्षतिपूर्ति नहीं करवाई जा सकती। कौन सा शामिल होता है, फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, नन ऑफ दीज। हमें पता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है उसकी क्या नहीं करवाई जा सकती, इंडेमनिटी। अब देखो कि हमने इंश्योरेंस करवाया था और इन फ्यूचर जो लॉस हो जाता है उसके बदले में हमें क्या करवाया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ, जितना भी हमारा लॉस होता है 100% तो हमें नहीं मिलता, पर जितनी भी हम प्रीमियम की अमाउंट देते हैं उसका हमें लगभग 70% हमें क्या होती है, हेल्प करती है। तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में हमारे हेल्थ के, मेडिकल के हमारी जो प्रीमियम अमाउंट है वो मिल जाती है, पर एक्चुअल में अगर उस मानव की डेथ हो जाए, क्या उस मानव की क्षतिपूर्ति हो सकती है, उस जैसा पर्सन सेम आ सकता है, नहीं आता। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस रहेगा। इंडेमनिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो ऑल इंश्योरेंस है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास, ऑल जितने भी इंश्योरेंस होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फायर और मैरिन इंश्योरेंस, फायर और जो मैरिन इंश्योरेंस है आर
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हाँ फायर का भी मान लो कि कोई आग लगी, आग लगने के कारण हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, हम उसको माप सकते हैं कि कितना लॉस हुआ, कैसे हुआ भाई, एक्चुअल में किसी भी जो लॉस है उसको माप सकते हैं। मैरिन होता है जो हमारे समुद्री जो जहाज़ों के थ्रू हमारे पास क्या जाता है, सामान जाता है, उसमें भी लॉसेज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। हमें पता है कि जो सुनामी आ जाती है या फिर बीच में रास्ते में क्या हो जाते हैं, उनके माल की चोरी हो जाती है, जो क्षतिपूर्ति होते हैं उस का भी हमें क्या करवाया जाता है, इंडेमनिटी हो जाती है। इंश्योरर की बात करें तो उसको जो लॉसेज हुए हैं उसको क्या करना, कंपनसेट करना, उसके डैमेज या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको जो लॉसेज हुए हैं उसकी इंडेमनिटी करना ही हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस में बताया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल, इंपॉर्टेंट आपके लिए यही रहता है कि बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है जिस पर हम क्या नहीं कर सकते, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता। तो हमारे पास कौन सा रहेगा जो है, वो है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस ऐसा है जिसकी हम क्या नहीं कर सकते, क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सॉरी, कहता है विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज वोलेटेड व्हेन द इंश्योर्ड फेल टू डिस्क्लोज। अब यहाँ पर इस वर्ड को आप हाईलाइट करेंगे, कहता है डिस्क्लोज ए मटेरियल फैक्ट ऑफ इंश्योरर। अब ऐसे हमें पता है कि इंश्योरर और इंश्योरी दोनों को क्या होनी है, सॉरी इंश्योरर और जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसमें आपस में क्या होता है कि फुली डिस्क्लोजर होना चाहिए, जो भी बातें हैं पूरी तरह से आपस में क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगर एक दूसरे से कुछ भी छुपाया जाता है तो वो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। अगर इसी प्रिंसिपल को क्या किया गया, उल्लंघन किया गया, तोड़ा गया, तो इसमें क्या शामिल होगा, कौन सा है, इसमें बताता है कि उस चीज की इंडेमनिटी करना, क्षतिपूर्ति, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना मतलब उसका खुद का उसमें हिस्सा होना, या फिर ऑटमोस्ट गुड फेथ, ऑटमोस्ट गुड फेथ, या फिर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हिस्सा, अब हमें पता है कि ऑटमोस्ट जो गुड फेथ है मतलब हर एक बात उसमें क्या करना कि अपनी पहले से ही क्लियर कर देना, सारी की सारी बात बताना। अब मान लो कि कोई एसेट्स है या फिर हमने जो कोई बिल्डिंग है या फिर हम जहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पर कितना मटेरियल है, क्या पहले यहाँ पर लाइटिंग में कोई प्रॉब्लम थी, सारी की सारी बातें पहले बता देनी चाहिए। अगर हमने कुछ भी छुपाया तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो प्रिंसिपल है कौन सा, ऑटमोस्ट गुड फेथ का, उसका क्या होगा, उल्लंघन होगा। नेक्स्ट देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट कंटेन, भाई मेमोरेंडम ऑफ जो एसोसिएशन है वो क्या कंटेन नहीं करता, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस, या फिर डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड। अब हमें पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो होते हैं, जिसमें मेमोरेंडम में हम क्या लिखते हैं कि हमारी कंपनी क्या है, कंपनी का नाम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो कहाँ पर उसका रजिस्टर्ड है, कौन सा वो प्लेस है, ठीक है, वो सारी चीजें लिखते हैं। और हमें पता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमारे सारे रूल रेगुलेशन को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। पर डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड को इसमें शामिल नहीं किया जाता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता कि हम कितना डिविडेंड देंगे, कितना डिविडेंड हम नहीं, वो मतलब कितना पैसा हम रिजर्व में डालेंगे और कितना पैसा हम डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करेंगे, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं डाली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट। हमें पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो एक्ट हैं जिसमें किसके लिए, जो फॉरेन में हम ट्रेड करते हैं या फिर हम हमारे यहाँ भी ट्रेड करते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास क्या बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि फेमा, बी ऑप्शन दे रखा है फेरा, सी ऑप्शन दे रखा है कंपनी एक्ट 1956 और थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन है हमारे पास MRTP। अब हमें पता है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसको रिप्लेस करके क्या बनाया गया, कंपटीशन एक्ट बनाया गया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार इसी क्वेश्चन को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। अब हमें पता है कि फेमा तो क्या था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, और जो किसके प्लेस पे आया था, फेरा के, फेरा क्या था हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अथॉरिटी थी। अब फेमा तो कब आया था, 1999 में आया था, कब आया था 1999, और फेरा कब था, 1973 एक्ट है, 1973 एक्ट है, और कंपनी एक्ट 1956 है। अब जो हमें पता है कंपनी एक्ट 2013 बन गया है। उसके बाद अगर बात करें तो MRTP जो एक्ट था वो कौन सा था, 1969 था, और इसी एक्ट को रिप्लेस करके हमारे पास कौन सा बना, कंपटीशन एक्ट 2002 बना था। तो यहाँ पर किस एक्ट ने इसको रिप्लेस किया है, ये रिप्लेस करके आया है MRTP एक्ट 1969 को। उसके बाद विच ऑफ द वन
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन। अब हमें पता है कि मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिस फंक्शन में से हमें ये पूछा गया है कि डायरेक्शन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। डायरेक्शन का सुपरविजन करना, कम्युनिकेशन करना, लीडरशिप, फोरकास्टिंग। अब इसका आंसर राइट आंसर रहेगा फोरकास्टिंग। हमें पता है कि डायरेक्शन क्या है, मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन है, किसके, जो मैनेजमेंट जो है उसके क्या है, 5 हमें क्या दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं। 5 हमें क्या दिए गए हैं, कार्य। हमें 5 कार्य दिए गए हैं, उनमें से डायरेक्शन क्या होता है, एक डायरेक्टिंग करना जिसको हम बोलते हैं पार्ट होता है। और उसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है, सुपरविजन, उसको कम्युनिकेशन को, लीडरशिप को, इसमें क्या किया गया है, कोऑर्डिनेशन भी इसका पार्ट होता है। इसको चारों भागों को, इसमें मोटिवेशन, इनको शामिल किया गया है। बट फोरकास्टिंग क्या है, सबसे पहले जो हम प्लानिंग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग बोलते हैं। तो ये अलग से एक मैनेजमेंट का क्या है, फंक्शन है। तो राइट आंसर रहेगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस एज ए मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन ईबीआईटी। ध्यान से देखिएगा, किसमें चेंज हो रहा है, ईबीआईटी में, ऑन द अर्निंग पर शेयर, मतलब हमारे ईपीएस में, शेयर में, ईपीएस अर्निंग पर शेयर में क्या हो रहा है, चेंजेस। उसके बाद इज अदरवाइज टर्म्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड लीवरेज, लॉन्ग टर्म लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, या फिर फाइनेंशियल लीवरेज। हमें पता है कि लीवरेज के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से हमें बताना है कि जो हमारे ईबीआईटी में चेंज होने के कारण जो अर्निंग पर शेयर में चेंज आया है उसको हम कौन सी लीवरेज बोलते हैं। वो रहेगी हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज। कौन सी रहेगी, फाइनेंशियल लीवरेज। हमें पता है कि टाइप ऑफ लीवरेज कहाँ आएंगे, जहां पर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मिक्स्ड डेब्ट और इक्विटी दोनों को, और ऐसी होगी जहां पर डेब्ट और इक्विटी में से एक को ही यूज किया जाए, मतलब डेब्ट को यूज ना किया जाए, वो क्या रहती है, अनलिवरेज फर्म कहलाती है। अब टाइप्स ऑफ लीवरेज में हमारे पास 3 है। सबसे पहले अगर बात करें तो फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है, जो हमारी ईबीआईटी है, ईबीआईटी बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय में ईबीटी, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इसमें तो ये क्या होती है, हमारे जो ईबीआईटी में चेंज आने के कारण, जो हमारे ईपीएस में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, या फिर हम बोले कि हमारे प्रॉफिट में जो चेंज आ रहा है उसके कारण, किसके कारण चेंज आया, सेल के कारण। तो दोनों में जो चेंजेस आए उसके कारण जो लीवरेज रहती है वो क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसमें कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय में हमारे पास क्या रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर हम बोल सकते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक होती है कंपोजिट, जिसको हम कंबाइंड लीवरेज भी बोल देते हैं, जो किसके मल्टीप्लिकेशन से आती है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज और हमारे पास कौन सी, फाइनेंशियल लीवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे, सी डिवाइडेड बाय में ईबीआईटी और ईबीआईटी डिवाइडेड बाय में ईबीटी। अब हमें पता है कि ईबीआईटी से ईबीआईटी अगर हम कैंसिल करेंगे तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय में हमारे पास क्या रह जाएगा, ईबीटी। वो क्या कहलाएगी हमारे पास, कंपोजिट लीवरेज। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग theories support the hypothesis that the firm dividend policy has no effect, मतलब जिस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, on the value of its assets, मतलब उसकी एसेट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हमने पढ़ा था कि डिविडेंड के हमें कुछ क्या दिए गए थे, मॉडल्स दिए गए थे, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ थ्योरीज दी गई थी, जिसमें पहली थ्योरी दे रखी है वोल्टर मॉडल, या फिर मोदी मिगलानी मिलर थ्योरी, गॉर्डन मॉडल, और हमारे पास लिंटर मॉडल। अब बात करें तो वो हमारे पास वोल्टर ने क्या कहा था, वोल्टर जो मॉडल था वो ये कहता था कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम क्या नहीं देंगे, 0 डिविडेंड देंगे। अगर हमारे पास क्या रहा कि हमारे पास रिस्क ज़्यादा है और हमारे पास प्रॉफिट कम है, तो हम क्या कर देंगे, 100% क्या दे देंगे, डिविडेंड दे देंगे। और ये कहा था कि अगर हमारे पास अर्निंग ज़्यादा हो रही है, अगर हमारे पास क्या आ रही है, अर्निंग ज़्यादा आ रही है, या फिर बोल सकते हैं हम प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो हम भी उनको डिविडेंड नहीं देंगे। तो यहाँ पर ऐसी बात की गई थी। और उसके बाद मोदी मिगलानी मौज में रहता है, ये कहता है कि भाई दो ना दो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बी। और ये जो गोल्डन मॉडल है ये तो ये कहता था कि मुझे हाथों हाथ ही क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए, कि आप हमें हर साल क्या दीजिए, डिविडेंड दीजिए। तो यहाँ पर डिविडेंड का इफेक्ट बताया गया था और ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इसमें हमें ये मॉडल दिए गए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किसका, नाफ्टा का। नाफ्टा का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, हालांकि यहाँ की बात करें तो ये यूजीसी नेट में भी इसका क्वेश्चन एक आता ही आता है, ठीक है। द नॉर्थन अमेरिकन फ्री ट्रेड
एग्रीमेंट, कई बार तो इसकी क्या पूछी जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, इज बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री, भाई कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज थी जिनके बीच में क्या हुआ था, नाफ्ता एग्रीमेंट हुआ था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसमें गलत हो रखा है भाई, एक यूनाइटेड स्टेट है, सबसे पहले क्या है हमारे पास यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको, जिसको हमने यूसीएम भी बोलते हैं, ठीक है, यूसीएम देकर कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यूनाइटेड स्टेट हमारे पास अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट ब्राज़ील एंड कनाडा, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको एंड ब्राज़ील। राइट आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि हमें पता है कि जो नाफ्ता का एग्रीमेंट हुआ था वो 3 कंट्रीज थी हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको। राइट आंसर रहेगा आपका ए। अगर नाफ्ता की बात करें तो एक तो आपको नाफ्ता की क्या करनी है कि जो फुल फॉर्म है, नाफ्ता की फुल फॉर्म आपको क्या करनी है, याद करनी है। नाफ्ता की फुल फॉर्म में हमें बता रखा है कि नॉर्थन जो अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है उसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद ये एग्रीमेंट किन किन कंट्रीज के बीच हुआ था, हमें अभी पढ़ा हमने यूएमसी, यूएमसी हमने पढ़ लिया कि ये हमारे पास किस पे, यूनाइटेड स्टेट जिसको हम याद कर रहे हैं, और मैक्सिको और कनाडा के बीच हुआ था। और ये सबसे पहले साइन कब हुआ था, 1993 में हुआ था, और इफेक्ट में कब आया था, 1994 को, 1 जनवरी 1994 को क्या आया था, इफेक्ट में आया था। ये एक रिटर्न था टू क्रिएट करना था कि हमारे पास जो व्यापार है ना हमारा, क्या हो कि पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है ना उसमें हम फ्री क्या कर सके, ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके, उसके लिए इसको लाया गया था। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार की व्यापार में क्या ना रहे, कोई भी बैरेज ना आए, कोई सी भी प्रकार के क्या ना है, रुकावट नहीं आए। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा वर्ल्ड अवेयरनेस चैनल के साथ। थैंक यू।